कभी सोचा है कि ये दौलत का पूरा खेल काम कैसे करता है? चलिए आज इतिहास की सबसे असरदार किताबों में से एक दास कैपिटल की दुनिया में चलते हैं और देखते हैं कि ये हमें क्या सिखा सकती है। ये सवाल तो हम सब ने कभी ना कभी सोचा ही है कि अमीर और अमीर क्यों होते जाते हैं और गरीब क्यों। ये आज भी उतना ही बड़ा सवाल है जितना कार्ल मार्क्स के जमाने में था। उन्होंने हमारी पूरी इकोनॉमिक व्यवस्था की जड़ों में जाकर इसका जवाब ढूंढने की कोशिश की थी। तो इस पूरे बड़े से सिस्टम को समझने के लिए मार्क्स कहते हैं कि हमें इसकी सबसे छोटी सबसे बुनियादी चीज से शुरू करना होगा, और वो है एक अकेली वस्तु, या जिसे वो माल कहते हैं। अच्छा, तो कोई भी चीज जो बाजार में बिकती है उसके दो पहलू होते हैं। एक है उसका उपयोग मूल्य, मतलब वो हमारे किस काम आती है, जैसे एक कोट हमें सर्दी से बचाता है। और दूसरा है उसका विनिमय मूल्य, यानी बाजार में उसकी कीमत क्या है। तो सवाल ये है कि किसी चीज की कीमत तय कैसे होती है। मार्क्स का तर्क था कि ये उसे बनाने में लगे औसत मेहनत के समय से तय होती है, मतलब उस दौर की टेक्नोलॉजी और स्किल के हिसाब से उसे बनाने में औसतन कितना लेबर टाइम लगा। इसी को वो सामाजिक रूप से आवश्यक श्रम समय कहते हैं। अब आता है पैसा। और देखिए, पैसे ने सिर्फ चीजों के लेन देन का तरीका ही नहीं बदला, बल्कि इसने एक बहुत ही ताकतवर सिस्टम की नींव रख दी। देखिए, शुरू में व्यापार बहुत सीधा था। लोग अपने पास का कोई सामान यानी माल बेचते थे, उससे पैसा मिलता था, और फिर उस पैसे से अपनी ज़रूरत का कोई दूसरा माल खरीद लेते थे। मतलब मकसद था अपनी ज़रूरतें पूरी करना। लेकिन फिर खेल बदल गया। एक नया चक्र शुरू हुआ जिसमें लोग पैसे से कोई माल खरीदते थे सिर्फ इसलिए ताकि उसे बेचकर और ज्यादा पैसा कमा सकें। यहाँ मकसद ज़रूरत नहीं बल्कि मुनाफा बनाना था। यहीं पर सबसे बड़ा और दिलचस्प सवाल खड़ा होता है। अगर हर चीज अपनी सही कीमत पर खरीदी और बेची जा रही है, तो ये जो एक्स्ट्रा पैसा है, ये जो मुनाफा है, ये आखिर आ कहां से रहा है। मार्क्स कहते हैं कि इस पहेली का जवाब बाजार की खरीद फरोख्त में नहीं है, बल्कि वहां है जहां चीजें असल में बनती हैं, यानी प्रोडक्शन के प्रोसेस में। मुनाफा कमाने के लिए एक पूंजीपति को बाजार से कोई ऐसी खास चीज खरीदनी होगी जो अपनी खुद की कीमत से ज्यादा मूल्य पैदा करने की ताकत रखती हो। और वो अनोखी चीज कोई और नहीं बल्कि इंसान के काम करने की काबिलियत है, जिसे मार्क्स श्रम शक्ति या लेबर पावर कहते हैं। इसको समझने के लिए किसी मजदूर के एक दिन के काम को देखते हैं। इस दिन को हम दो हिस्सों में बांट सकते हैं। पहला हिस्सा है आवश्यक श्रम। ये वो घंटे हैं जिनके काम का पैसा मजदूर को तनख्वाह के रूप में मिलता है। लेकिन दिन का दूसरा हिस्सा है अतिरिक्त श्रम। इस दौरान भी मजदूर काम करता है, पर इस काम का उसे कोई पैसा नहीं मिलता। यही वो हिस्सा है जो मालिक का मुनाफा बनता है। तो मतलब साफ है, मुनाफे का जो असली सोर्स है वो है मजदूर का वो काम जिसके लिए उसे पैसे नहीं दिए गए। इसी को मार्क्स ने अतिरिक्त मूल्य या सरप्लस वैल्यू का नाम दिया। अब ये जो सरप्लस वैल्यू है, इसे सिर्फ खर्च नहीं किया जाता, बल्कि इसे वापस बिजनेस में लगाया जाता है ताकि और ज्यादा मुनाफा कमाया जा सके। और यहीं से शुरू होता है एक कभी न खत्म होने वाला खेल। होता क्या है कि मुनाफे को फिर से ज्यादा मशीनें खरीदने और ज्यादा मजदूर रखने में लगा दिया जाता है। इससे और भी ज्यादा सरप्लस वैल्यू पैदा होती है और ज्यादा मुनाफा होता है, और ये चक्र बस घूमता रहता है। इसी को पूंजी का संचय कहते हैं। और इस लगातार ज्यादा से ज्यादा पूंजी जमा करने की दौड़ का समाज पर बहुत गहरा असर पड़ता है। जैसे नई नई टेक्नोलॉजी आती है तो बहुत से मजदूरों की जरूरत खत्म हो जाती है। इससे बेरोजगारों की एक बड़ी फौज तैयार हो जाती है, जिसे मार्क्स औद्योगिक आरक्षित सेना कहते थे। अब क्योंकि नौकरियां कम हैं और करने वाले ज्यादा, तो जो लोग काम कर रहे हैं उनकी तनख्वाहें भी कम ही रहती हैं। और यही हमें मार्क्स के उस मशहूर नियम तक लाता है जिसे पूंजीवादी संचय का सामान्य नियम कहा जाता है। यानी जैसे जैसे पूंजी बढ़ती है, दौलत समाज के एक सिरे पर इकट्ठी होती जाती है, जबकि दूसरे सिरे पर गरीबी, असुरक्षा और मेहनत बढ़ती जाती है। तो क्या ये सिस्टम हमेशा ऐसे ही चलता रहेगा? मार्क्स का मानना था कि नहीं। उनके हिसाब से इस सिस्टम के अंदर ही एक ऐसा विरोधाभास है जो इसे हमेशा अस्थिर बनाए रखता है। और वो विरोधाभास ये है कि एक तरफ तो उत्पादन यानी चीजों को बनाने का काम हजारों लाखों लोग मिलकर करते हैं, ये एक सामाजिक काम बन जाता है।
लेकिन दूसरी तरफ उस मेहनत से पैदा हुई सारी दौलत पर कब्जा कुछ गिने चुने लोगों का ही होता है। मार्क्स का मानना था कि उत्पादन के इस सामाजिक रूप और मुनाफे के निजी रूप के बीच का जो टकराव है वो आखिरकार इस पूरे सिस्टम को ही बदल देगा। तो अंत में ये विश्लेषण हमें एक बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देता है, क्या ये सिस्टम जैसा आज है हमेशा ऐसा ही रहेगा, या फिर इसके अपने ही नियम इसे किसी बिल्कुल अलग भविष्य की ओर धकेल रहे हैं? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर आज भी पूरी दुनिया में बहस जारी है।